मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ये आज का हमारा टॉपिक है। 1.1 है हमारे सिलेबस में पेपर 1 का। तो टू द पॉइंट हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग अगर हम एंथ्रो का देखें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ ह्यूमन स्पीशीज़। हम एंथ्रोपोलॉजी में क्या करते हैं, एक तरीके से स्टडी करते हैं किसकी, ह्यूमन बींग्स की। ये आप इसके नाम से ही समझ सकते हो, जैसे कि ग्रीक टर्म है एंथ्रोपोज, जिसका मतलब होता है ह्यूमन बींग, और लोगोज यानी कि स्टडी। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। अब एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं ह्यूमैनिटी से रिलेटेड। सबसे पहले तो हम ओरिजिन पढ़ते हैं कि ह्यूमन का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ पे कैसे ओरिजिन हुआ। उसके बाद चेंजेस सिंस ओरिजिन, अब जब से ह्यूमन पॉपुलेशन इवॉल्व हुई समय के साथ उसमें क्या क्या चेंजेस आए, हम उसकी स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हमारे जैसे कि स्केलेटन में डेवलपमेंट हुआ, ब्रेन में डेवलपमेंट हुआ, पॉस्चर में डेवलपमेंट हुआ, तो क्या क्या चेंजेस आए हमारे अंदर। ठीक है, उसके बाद वेरिएशन अमंग मॉडर्न ह्यूमन पॉपुलेशन। उसके बाद क्या है कि आज की जो प्रेजेंट मॉडर्न पॉपुलेशन है उनमें आपस में क्या वेरिएशन है, इसकी भी स्टडी क्या करता है एंथ्रोपोलॉजी। साथ ही साथ और क्या स्टडी करता है एंथ्रोपोलॉजी, कस्टमरी आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो पहले की ह्यूमन स्पीशीज़ थी या जो अब की ह्यूमन स्पीशीज़ है उनमें जो कस्टमरी आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस फॉलो होते हैं, इसकी भी एंथ्रोपोलॉजी में ही स्टडी होती है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एक तरीके से स्टडी है ह्यूमन के बारे में, ये हमारे बारे में ही एक स्टडी है। इसका ये मीनिंग इतना सा आएगा। उसके बाद हम आते हैं कुछ कॉमन डेफिनेशंस पे। ठीक है, तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें कि हमें एंथ्रोपोलॉजी की मीनिंग देनी होगी तो हम एक दो उसमें डेफिनेशन भी कोट करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है हमारी एरिस्टोटल की, जिनको फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने कैसे डिफाइन किया था एंथ्रो को, इन्होंने कहा था कि इट इज़ द गॉसिप दैट रिवॉल्व्स अराउंड द मैन एंड द एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज़ द गॉसिपर हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ। यानी कि क्या है, एंथ्रोपोलॉजी एक तरीके की गॉसिप है और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कि स्टडी करता है वो क्या है, एक गॉसिपर है जो कि अपने बारे में ही बातें करता है। ठीक है, एक तरीके से ह्यूमन खुद के बारे में ही स्टडी कर रहा है। तो अरिस्टोटल की डेफिनेशन ये थी। उसके बाद ऑक्सफोर्ड सोसाइटी की अगर माने तो इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन काइंड, स्पेशली इट्स सोसाइटीज़ एंड कस्टम, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन एज एन एनिमल। ठीक है, ऑक्सफोर्ड सोसाइटी क्या कहता है कि ये एक मैन काइंड की स्टडी है, स्पेशली जो सोसाइटीज़ और जो कस्टम्स फॉलो होते हैं उनकी स्टडी, स्ट्रक्चर की स्टडी करना कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ इवोल्यूशन स्टडी करना किसकी, मैन की और एनिमल्स की भी, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी हर्स्कोविट्ज़ के द्वारा दी गई है, जो कि कहते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज एक्शंस। इनकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी। फिर हमारी एक मेजर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन हमें समझना है कि उन्होंने कहा क्या था। तो टाइलर हैं वो, उन्होंने क्या कहा था कि इट इज़ द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ पीपल एंड द फिजिकल फीचर्स, रेसेस, लैंग्वेजेस, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रिमिटिव पीपल। अब इन्होंने क्या कहा कि ये किसकी स्टडी है, पीपल के रिमेन्स की, फिजिकल फीचर्स की, रेसेस की, लैंग्वेज की, कस्टम की, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने प्रिमिटिव पीपल की बात की, यानी कि ये सिर्फ इसमें प्रिमिटिव पीपल की स्टडी को इन्होंने इंक्लूड किया एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। लेकिन क्या हुआ, जब 20th सेंचुरी स्कॉलर्स आए बाकी के, जैसे कि मैलिनॉस्की, ब्राउन, फ्रांस बोअस, उन सब ने इसको क्या डिफाइन किया, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन एट ऑल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब इन सब ने टाइलर की बात को नकारा और ये कहा कि ये मैन की होलिस्टिक स्टडी है, एक तरीके से सारे लेवल्स के डेवलपमेंट के ऊपर। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि अब एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप क्या है। ठीक है, देखिए, अब हमने पढ़ा कि जो 20th सेंचुरी के स्कॉलर्स थे जैसे कि मेलिनोस्की, रेडक्लिफ, ब्राउन, फ्रांस बोअस, इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को कैसे डिफाइन किया था, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन एट ऑल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब इन्होंने क्या एम्फेसाइज्ड किया कि जो एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप है वो कहाँ कहाँ पर है, बायोलॉजी की स्टडी करना, कल्चर की स्टडी करना, सोसाइटी की स्टडी करना,
जो कि मैन से जुड़ी हुई हैं, और हम इसे हर टाइम पीरियड की स्टडी में यूज़ करेंगे। साथ ही साथ चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, उनमें जो मैन रह रहे हैं उन सब की एक होलिस्टिक स्टडी करना, उनकी बायोलॉजी, कल्चर और सोसाइटी के बारे में। उसके बाद बाकी सारे जो डिसिप्लिन्स हैं वो क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कोई एक एस्पेक्ट को लेकर स्टडी करते हैं। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी यूनिक है किस बारे में, क्योंकि ये एक होलिस्टिक, हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव स्टडी है ह्यूमैनिटी की। ठीक है, कि ये किसी एक एस्पेक्ट को स्टडी नहीं करता, बल्कि सारे एस्पेक्ट को मिलाकर स्टडी करता है, उनकी होलिस्टिक, हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव मेथड्स का यूज़ करके। होलिस्टिक से हमारा मतलब होता है कि हम जब स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स और ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन टर्म्स ऑफ इंटायर पैटर्न ऑफ देयर लाइफ्स, जब हम एक ह्यूमन बींग के इंटायर पैटर्न जो लाइफ का है उसकी पूरी स्टडी करते हैं, सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, तो ऐसी स्टडी को हिस्टोरिकल स्टडी कहते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल स्टडी क्या होती है, डिस्क्राइब इंटायर कोर्स ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एवोल्यूशन। जब हम ह्यूमन के बायोलॉजिकल साथ ही साथ कल्चरल इवोल्यूशन के बारे में हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि समय के साथ स्टडी करते हैं पूरे कोर्स की, तो वो हिस्टोरिकल मेथड कहलाता है। कंपैरेटिव मेथड क्या होता है, जब हम अभी जो जितने भी ह्यूमन रह रहे हैं चाहे पहले थे, उन सब की सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उनको हम कंपैरेटिव मेथड कहते हैं। उसके बाद स्कोप एंथ्रोपोलॉजी का हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी की कई सारी ब्रांचेस भी निकल कर आई हैं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी कई फील्ड की स्टडी करता है, इसीलिए इसे एक सब्जेक्ट की तरह देखना गलत होगा। इसीलिए इसकी स्टडी के लिए हम 4 ब्रांचेस में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। सबसे पहली ब्रांच जो आती है वो होती है फिज़िकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम ह्यूमन की बायोलॉजिकल स्टडी करते हैं, उसके फिज़िकल एस्पेक्ट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आता है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम ह्यूमन या मैन की जो सोसाइटी है, जो उनका कल्चर है, चाहे वो प्रिमिटिव पीपल का हो, मॉडर्न ह्यूमंस का हो, चाहे वो पास्ट के ह्यूमंस का क्यों ना हो, वो सब की स्टडी हम सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम ह्यूमंस के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स की स्टडी करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं प्रेजेंट रिकॉर्ड्स के साथ। चौथा हमारा आ जाता है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम जो मैन हैं उनकी लिंग्विस्टिक की स्टडी करते हैं, यानी कि लैंग्वेज, उनके बोलने का क्या सिस्टम था, इन सब की स्टडी हमारी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में आती है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करने के लिए, चूँकि ये एक होलिस्टिक साइंस है और काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें इसकी स्टडी करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है। साथ ही साथ कई सारे मेथड्स को समय के साथ इवॉल्व भी किया गया है, जिसमें से कि कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स ये यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहली है द कंपैरेटिव थीम। कंपैरेटिव थीम का यही मतलब है कि हम एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी के साथ कंपेयर करके या पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करके इस तरीके से स्टडी करते हैं। होलिस्टिक थीम यानी कि स्टडी ऑफ मैन इन द इंटायरिटी, हम एक मैन या उसके कल्चर की सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए एक होलिस्टिक स्टडी करते हैं। सिस्टम्स एंड प्रोसेस थीम आ गई हमारी। उसके बाद हमारा आ गया केस स्टडी मेथड। जब हमारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं केस स्टडी मेथड करते दौरान वो जिन ट्राइबल्स की स्टडी कर रहे हैं उनके साथ में ही जाके रहते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब्स की कोई प्रैक्टिसेस को जब एक होलिस्टिक तरीके से स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं केस स्टडी मेथड। इसी के अंदर आ जाता है हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड भी। उसके बाद हमारा आ जाता है एमिक्स एंड एटिक्स थीम। एमिक्स क्या होते हैं, वो लोग जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं और उनकी कहानी हम वो जैसे समझ रहे हैं हम उस हिसाब से लोगों के सामने पेश करते हैं। भाई एटिक्स थीम में क्या आ जाता है, एटिक्स थीम का मतलब होता है कि ऑब्जर्वर की जो ऑब्जर्वेशन है या बाकी सोसाइटी की जो उस सोसाइटी को लेकर जो भी विचार हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हम एथिक्स में रखते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हुई, कैसे एंथ्रोपोलॉजी एक डिसिप्लिन के रूप में उभर कर सामने आया, वो आएगा हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट में सबसे पहले
T.K. पेनीमैन जो थे, इनकी बुक थी 100 Years ऑफ एंथ्रोपोलॉजी 1935 में, जिसमें इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था क्रोनोलॉजिकली, यानी कि समय के अनुसार, और हर एक फेज़ के लिए एक स्पेसिफिक टर्म इन्होंने असाइन किया था। जब जब इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए, जैसे कि डॉक्टर मजूमदार, एल.पी. विद्यार्थी, तो उन्होंने भी लगभग इसी स्कीम का यूज़ किया था, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके। तो ये फेजेस कौन कौन सी थी? सबसे पहले इन फेजेस को देख लेते हैं, उनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। सबसे पहले थी हमारी फॉर्म्युलेटरी फेज़, जब धीरे धीरे ये स्टडी शुरू हुई, लेकिन तब तक एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन अस्तित्व में नहीं आया था। ये सब हो रहा था बिफोर 1835। वहीं 1835 से 59 के दौरान हमारा कन्वर्जेंट फेज़ आता है, जो कि हमारा सेकेंड फेज़ है। फिर 1859 से 1900 तक हमारा कंस्ट्रक्टिव फेज़ आता है, जब एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छे से एक डिसिप्लिन के रूप में उभर के सामने आती है। 1900 से अब तक लेकर हमारा ये क्रिटिकल फेज़ चल रहा है, जो कि फेज़ फोर्थ है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। प्रायर टू कंस्ट्रक्टिव फेज देयर वॉज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो कंस्ट्रक्टिव फेज, जो कि हमारा तीसरा फेज है, उसके पहले तक एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन उभर कर सामने नहीं आया था। फॉर्मुलेटरी फेज कब था? जबकि रोमन स्कॉलर्स थे जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की एक फाउंडेशन रखा, जैसे कि होमर, प्लेटो, इन्होंने मैनकाइंड की बात की थी, बट एक साइंटिफिक इसको हम स्टडी नहीं कह सकते। फिर हमारा आया था कन्वर्जन फेज, जिसमें सोसाइटी और इंस्टीट्यूट, उसके वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक मैरिज, रिलीजन, इन सब को लेके डिफरेंट व्यूज़ सामने आए थे पहली बार। जैसे कि अगस्त कॉम्टे हैं, इन्होंने वर्ड सोशियोलॉजी वर्ड दिया था 1838 में, और इनके अनुसार सोसाइटी शुड बी स्टडीड इन अ साइंटिफिक मैनर। पहली बार इन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि जो सोसाइटी है उसकी जो स्टडी है वो साइंटिफिक मैनर में होनी चाहिए। तो अभी तक बात हो रही है सोसाइटी की और उसके वेरियस इंस्टीट्यूशंस की कन्वर्जेंट फेज़ में। उसके बाद हमारा आता है कंस्ट्रक्टिव फेज़। अभी हमारा बहुत ही क्रिटिकल फेज़ है। इसमें क्या है? थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड कल्चरल इवोल्यूशन इमर्ज्ड। अब इस दौरान क्या है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, स्पीशीज़ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनकी कल्चरल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब बातें हुई हमारी कंस्ट्रक्टिव फेज़ में। सबसे पहला हमारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात चार्ल्स डार्विन ने की अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में। इन्होंने ये कहा कि नो ऑर्गेनिज्म इज़ अ फिक्स स्पीशीज़ एंड देयर इज़ कॉन्टीन्यूस चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड होमोजीनियस टू हेट्रोजीनियस। यानी कि हमेशा इवोल्यूशन होता आ रहा है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर और होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस की ओर। इनमें से एक साइंटिस्ट थे स्पेंसर, जो कि डार्विन से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। वहीं कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो कि अब हमारे इमर्ज हो गए थे, जो कि डार्विन की बातों से सहमत नहीं थे, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं थे, जैसे कि ई बी टाइलर हो गए, हमारे मॉर्गन फ्रेजर। इन्होंने दूसरी थ्योरी दी, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन। उसके बाद ये सारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए थे, अभी भी स्टडी करने के लिए सेकेंडरी सोर्सेज पे निर्भर थे, जैसे कि कहीं से इनको कोई अकाउंट मिल गया, कोई ट्रैवलर की कोई डायरी मिल गई, तो इन सब, ये सब अपनी स्टडी के लिए इन सब सोर्सेज पे रिलाइड थे, एक्सेप्ट मॉर्गन। मॉर्गन को छोड़ के जिन्होंने पहली बार फील्ड वर्क को यूज़ किया था इरोक्वाइज इंडियन कम्युनिटी की स्टडी के लिए। उसके बाद 1884 हमारा ऐसा समय है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एंथ्रोपोलॉजी को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन इस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी में क्या होता है? सिस्टमैटिक फील्ड वर्क सामने हमारा आ जाता है, सिस्टमैटिक फील्ड वर्क स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में टॉस स्ट्रेट एक्सपेडिशन। उसके बाद WHR रिवर्स कंडक्टेड फील्ड वर्क अमंग तोड़ाज ऑफ नीलगिरी एंड सेलिंगमैन अमंग गीदास ऑफ श्रीलंका। तो अब क्या है? अब हमारा फील्ड वर्क ट्रेडिशन सामने आता है और उसको लोग अपनाते हैं एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करने के लिए। उसके बाद क्या होता है? राइट फ्रॉम हियर एंथ्रोपोलॉजी बिकेम एन एम्पेरिकल स्टडी ड्यू टू फील्ड वर्क। अब हमारा लास्ट फेज जो आता है वो है क्रिटिकल फेज। इसमें क्या है? सेवरल थ्योरीज इनरिच द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी लाइक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, डिफ्यूजनलिज्म, कल्चर एंड पर्सनालिटी, स्कूल ऑफ थॉट एक्सेट्रा। तो इस समय क्या आती है? वेरियस थ्योरीज आती हैं हमारी एंथ्रोपोलॉजी और उसकी समझ को और ज़्यादा विस्तार देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ आते हैं और अलग अलग वो थ्योरीज देके जाते हैं।
अब 1920s के पहले क्या है, एंथ्रोपोलॉजी कन्फाइंड टू द स्टडी ऑफ सिंपल सोसाइटी। 1920s के पहले तक क्या है, एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ सिंपल सोसाइटीज़ को स्टडी करती है। उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे जैसे पीजेंट सोसाइटी अस्तित्व में आती है, एंथ्रोपोलॉजी बिकेम द स्टडी ऑफ एवरी सोसाइटी। 1920s के बाद सारी सोसाइटीज़ को ये स्टडी करने लगती है। अब इवान्स प्रिचार्ड के अनुसार एंथ्रोपोलॉजी नाउ स्टार्टेड पीपिंग इनटू इट्स ओन कोर्टयार्ड। ठीक है, अब ऐसा समय आ गया है जब एंथ्रोपोलॉजी जो स्टडी कर रही है उसकी, मतलब इनका कहना यही था कि एंथ्रोपोलॉजी की जो अब स्टडी है वो बहुत ही अच्छे स्तर पे शुरू हो गई है। एंथ्रोपोलॉजी टुडे हैज़ 4 सब डिवीजन एंड वेरियस सब डिसिप्लिन्स। अब एंथ्रोपोलॉजी आज 4 सब डिवीजन में डिवाइडेड है, जो कि हमने स्कोप में भी पढ़ा, और वो उस डिवीजन को दिया था हमारे फ्रांस बोअज ने, और साथ ही साथ वेरियस सब डिसिप्लिन्स में भी डिवाइडेड है। तो इन रीसेंट टाइम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हैज़ फर्दर एडवांस्ड द सब्जेक्ट थियोरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली। ठीक है, अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ की जाती है इसकी स्टडी के लिए, जिससे कि ये सब्जेक्ट थियोरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली बहुत ही एडवांस होता जा रहा है। तो आज हमने ये पढ़ा टॉपिक 1.1। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।